नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आनंद हिंदी में। पिछले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ शुरुआती इतिहास ग्रंथों को पढ़ा। उन्हें पढ़ने के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किस मोड़ पर पहुंचा, आइए आज की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के इस इतिहास लेखन की परंपरा में जो आज का हमारा पहला ग्रंथ है, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये है हमारी आज की सबसे पहली रचना और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। जो इसके रचनाकार थे वो कौन थे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके रचनाकार, इसका प्रकाशन कब हुआ और किसने किया। इसको लिखने में रचनाकार ने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था और इसमें कितने कवियों का कवि परिचय हमें देखने को मिलता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके जो रचनाकार है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का ये इतिहास लिखा था और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में ये सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कृति मानी जाती है। जो शुक्ल जी थे, उन्होंने साहित्य को केवल कवियों की जीवनी के रूप में ही नहीं देखा, बल्कि जो जनता की चित्तवृत्तियों के विकास के रूप में भी देखा था और फिर अपना ये ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो था 1929 और इसे प्रकाशित किया था नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा। नागरी प्रचारिणी सभा काशी। नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने 1929 में इसका प्रकाशन किया था। अब बात करते हैं इसे लिखने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति का प्रयोग किया। तो उन्होंने इसे विधेयवादी पद्धति में लिखा था। विधेयवादी पद्धति क्या होती है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपको बताना है कि जो विधेयवादी पद्धति है उसका जनक किसे माना जाता है। विधेयवादी पद्धति के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं, तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब बात करते हैं जो ये रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आचार्य शुक्ल ने कितने कवियों का उल्लेख किया है। तो इसमें उन्होंने लगभग 1000 या फिर आप कह सकते हैं 997 कवियों का उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। इसमें उन्होंने किसे ज्यादा महत्व दिया है? कवियों की अपेक्षा, कवियों को ज्यादा महत्व ना देकर कवियों की अपेक्षा उनकी रचनाओं को महत्व दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है उनकी, इस ग्रंथ में, इस हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य का जो इतिहास था या उसका विकास था, विकास को 4 भागों में उन्होंने बांटा था। 4 भागों में बांटा। तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने इसमें काल विभाजन, हिंदी साहित्य के इतिहास का या हिंदी साहित्य के विकास का काल विभाजन किया। तो हम ये जो काल विभाजन उन्होंने किया उसे एक बार देख लेते हैं, उन्होंने कैसे इसका काल विभाजन किया था। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले आता है आदिकाल। आदिकाल को ही उन्होंने वीर गाथा काल कहा था। जो दूसरा जो काल है वो है पूर्व मध्य काल। और इसे उन्होंने कहा भक्ति काल। तीसरा काल था उत्तर मध्य काल और इसे नाम दिया उन्होंने दूसरा रीतिकाल। और जो आखिरी काल था वो था आधुनिक काल और इसे ही उन्होंने क्या कहा, इसे कहा गद्य काल। तो अपनी इस रचना में, हिंदी साहित्य का इतिहास में, उन्होंने इस प्रकार से हिंदी साहित्य के विकास का काल विभाजन किया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी इस रचना के बारे में। सबसे पहले जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, इन्होंने यानी आचार्य शुक्ल ने प्रत्येक युग को, प्रत्येक काल को का दोहरा नामकरण किया। यानी प्रत्येक युग के उन्होंने दो दो नाम रखे। जैसे आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा, उत्तर मध्य काल और रीति काल, आधुनिक काल और गद्य काल। तो इस तरह से उन्होंने दोहरा नामकरण किया था।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इनके अनुसार जो हिंदी का पहला कवि है, हिंदी का पहला कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? वो माना है इन्होंने मुंज या भोज। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? तो आपका आंसर होगा मुंज या भोज। अभी हमने पढ़ा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने थे, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया, लेकिन इसके विधेयवादी पद्धति के साथ साथ उन्होंने इसमें तुलनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया। जो इस हिंदी साहित्य के इतिहास जो रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इसका आरंभ कैसे होता है? सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है इसमें? इसमें उन्होंने लिखा है सिद्धों की वाणी से इसकी शुरुआत की है। सिद्धों की वाणी से इसकी शुरुआत उन्होंने की। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो ये पुस्तक थी, जो ये रचना थी, इसको लिखने में इनका सहयोग किसने किया? इनके एक सहयोगी थे, उनका नाम था केदारनाथ पाठक। केदारनाथ पाठक के सहयोग से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये रचना लिखी थी। अब एक इम्पोर्टेंट कथन आता है डॉक्टर नगेंद्र का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। डॉक्टर नगेंद्र वो क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल के बारे में? जो ये कथन होते हैं हिंदी विद्वानों के, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके जहाँ भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है, आपका यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो, या फिर टीजीटी पीजीटी किसी भी लेवल के आप एग्जाम दे रहे हो, तो ये जो कथन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको इनको बड़े ही ध्यान से सुनना है और आप इन्हें नोट कर सकते हैं, याद इन्हें कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि शुक्ल जी हिंदी साहित्य के प्रथम साहित्यकार हैं जो साहित्य की परंपरित इतिहास लेखन की पद्धति को बदलकर एक ऐसी शैली का विकास करते हैं जो कवि परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर कर एक वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को उजागर करती है। जो डॉक्टर नगेंद्र थे वो आखिर कहना क्या चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे वो हिंदी साहित्य के ऐसे पहले साहित्यकार थे जिन्होंने जो परंपरा से इतिहास लेखन की जो प्रथा चली आ रही है, जो पद्धति चली आ रही है, उन्होंने उसको बदला और उसे बदलकर एक ऐसी शैली का विकास किया जो सिर्फ पहले क्या होता था, सिर्फ कवि परिचय पर ही ध्यान दिया जाता था और उसकी कुछ अपनी सीमाएं होती थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन सीमाओं को उजागर किया कि जो हम पद्धति हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में प्रयोग करते हैं उसकी कुछ सीमाएं हैं और उन सीमाओं को उजागर करने के बाद उन्होंने एक वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाली पद्धति का निर्माण किया। तो डॉक्टर नगेंद्र ये उनके बारे में कहना चाहते हैं। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो उनकी रचना थी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास काल को, इतिहास को इन्होंने 4 कालों में बांटा था और इसी कारण से इन्हें
हिंदी साहित्य में इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का युग प्रवर्तक माना जाता है। में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का युग प्रवर्तक माना जाता है। तो इसके बाद जो हमारी दूसरी रचना है, हमारा दूसरा ग्रंथ है, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका भी नाम हिंदी साहित्य का इतिहास ही है, हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन जो इसके रचनाकार हैं वो अलग हैं। जो इसके रचनाकार हैं वो हैं डॉक्टर रामशंकर शुक्ल, रामशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने इस इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन हुआ 1931 में। और इसे लिखने में इन्होंने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया? इसमें इन्होंने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। जो ये रचना है रामशंकर शुक्ल रसाल की, ये भी इतिहास लेखन परंपरा का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है। इसमें जो साहित्यिक तथ्य थे उनको अधिक सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद जो दूसरी रचना आती है हमारी, वो है हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो सबसे पहले इसके रचनाकार की बात करेंगे हम। रचनाकार कौन थे, इसका प्रकाशन और इसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया है और इसमें कितने कवियों का उल्लेख किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं रचनाकार की। तो इसके रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1938। इसे लिखने के लिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया? कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति के साथ साथ उन्होंने आलोचनात्मक पद्धति का भी प्रयोग इसमें किया है। दोनों ही पद्धतियों का प्रयोग करके ये रचना लिखी है। और कवियों की बात करें तो इसमें आदिकाल से लेकर आदिकाल से भक्ति काल के कवियों को शामिल किया गया है। जो नेक्स्ट हमारा ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य की भूमिका। और इसके बाद एक और रचना है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। फिर एक तीसरी रचना आती है जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो जो ये तीनों रचनाएं हैं, ये तीनों ही रचनाएं किसने लिखी हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इन तीनों की रचना किसने की है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में या उनके जो विचार थे, उन्होंने जो अपने विचार प्रकट किए हिंदी साहित्य को लेकर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जिसमें सबसे पहला है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य द्विवेदी जी ने जो आदिकाल था, हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या कहा है उन्होंने? अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का काल कहा है। किसने क्या कहा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इन पर कुछ एक्स्ट्रा ध्यान देंगे, इन्हें अच्छे से समझेंगे।
इसके बाद दूसरा जो वीर गाथा काल था, वीर गाथा काल, इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, आदिकाल ही कहना उन्होंने उचित समझा है। आदिकाल कहना उचित समझा। उनके अनुसार इसका जो नाम वीर गाथा काल ना होकर आदिकाल ही अच्छा है। तीसरा जो पॉइंट है वो है, इन्होंने रीतिकाल, रीतिकाल को क्या नाम दिया, एक नई दुनिया कहा, एक नई दुनिया। अब इनके अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, हिंदी का पहला कवि, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि माना है अब्दुल रहमान को। एक भक्ति काल बचता है, भक्ति काल को इन्होंने क्या कहा, भक्ति काल को कहा इन्होंने भारत, भक्ति काल के बारे में इनका जो विचार है, भारत के सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम, विकास का परिणाम उन्होंने माना है। यानी कि जो भक्ति काल था वो क्या था, जब भारतीयों में सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न हुई, जब उन्हें पता चला अपनी संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, तो उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भक्ति काल का उदय हुआ। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी रचना है वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके रचनाकार कौन है, इसका प्रकाशन पद्धति कौन सी प्रयोग की गई है, तो इसके रचनाकार हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसकी रचना की है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। इसके प्रकाशन की मैं बात करूं तो इसका प्रकाशन था जो वो दो भागों में हुआ, दो भागों में। जो पहला भाग था वो था 1964 में, यानी जो पहला भाग था वो पूर्ण नहीं था, फिर उसके बाद 1965 में इसके पूर्ण भाग को प्रकाशित किया गया। इसको लिखने के लिए उन्होंने, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके उन्होंने ये इतिहास ग्रंथ लिखा है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इसमें जो भक्ति काल है, भक्ति काल की 3 श्रेणियां बताई। पहला जो है, पहली श्रेणी थी लोकाश्रय में, लोकाश्रय में रचित साहित्य। जो दूसरी श्रेणी है वो है राज्याश्रय में रचित साहित्य। और जो तीसरी श्रेणी है वो है धर्माश्रय में रचित साहित्य। गणपति चंद्रगुप्त ने भक्ति काल के बारे में क्या कहा कि भक्ति काल था जो वो 3 श्रेणियों में विभाजित था। पहला जो लोकाश्रय में, यानी लोगों के साथ रहकर, उनके आश्रय में रहकर, जिसमें लोगों के जनजीवन को दिखाया गया था, वो साहित्य आता है। जो दूसरा जो साहित्य है वो आता है राजाश्रय में, यानी राजाओं के आश्रय में रहकर जो साहित्य लिखा गया। और तीसरी श्रेणी है धर्म के आश्रय में रहकर रचा गया साहित्य, जिसमें धर्म के विषय के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो रचना है, दूसरा ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। इसके बारे में बात करें तो इसके रचनाकार कौन है, प्रकाशन और इसके भाग। जिसके रचनाकार हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र ने इसकी रचना की थी। इसका प्रकाशन हुआ 1973 ईस्वी में, और इस रचना के 10 भाग है, 10 भागों में ये प्रकाशित की गई थी।
जो आज की हमारी आखिरी रचना है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके जो रचनाकार नहीं कहेंगे हम, क्योंकि जो ये रचना थी ये एक संपादित रचना थी, तो हम कहेंगे इसके संपादक कौन थे। संपादक थे इसके डॉक्टर नगेंद्र, और इस संपादन में उनका सहयोग किया, इनके सहयोगी थे हरदयाल जी। हरदयाल जी के सहयोग से उन्होंने इसका संपादन किया था, और यह एक संपादित रचना है। तो ये थे हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, जिसमें हमने अलग-अलग रचनाकारों के, अलग-अलग विद्वानों के, हिंदी साहित्य के जो उन्होंने अपनी ग्रंथ लिखे उसके बारे में हमने पढ़ा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन इनसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको इनसे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।